जवान और किसान दोनों जिस तरह से आज परेशान हैं। एक प्रधानमंत्री थे इस देश में, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है। सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है। और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये जो बात हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि फौज पे राजनीति कर कर आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। एक साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। उस पर चर्चा करेंगे। जवान और किसान दोनों जिस तरह से आज परेशान हैं। एक प्रधानमंत्री थे इस देश में, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है आर्म्ड फोर्सेस CAPF हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी,
उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है, उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके बारे में आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि उन लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है, उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड। Our armies and our defense forces are second to none. But their valor, their strength and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future. And for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। कोविड के दौरान और उससे पहले कई भर्तियां ऐसी थी जो पूरी हो चुकी थी, पूर्ण फौज की भर्तियां। 1.5 लाख नौजवानों को फौज में भर्ती किया गया था, उनका फिजिकल, सारी वेरिफिकेशन टेस्ट सब कुछ पूरा हो चुका था, ज्वाइनिंग शेष बाकी थी। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना आई तो वो 1.5 लाख जो पक्की भर्ती में सरकार द्वारा चयनित नौजवान थे, उनकी ज्वाइनिंग पे प्रश्न चिन्ह लग गया और आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं स्वयं कई बार उस धरने में गया हूँ। 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने तुरंत इनकी बात को अच्छी तरीके से उठाने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी तभी से हम इनकी बात को देश की सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं। आज जैसा कि अभी बताया था सचिन जी ने, ये लेटर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये लेटर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और उनसे ये आग्रह कि इन 1.5 लाख चयनित फौजियों को, आपकी सरकार और आपकी फौज द्वारा चयनित फौजियों को ज्वाइनिंग मिले, और हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं, और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी ये लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी? आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? ये निश्चित तौर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती।
क्योंकि ये देश की फौज, देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासियों को गर्व है। देश के गौरवमय इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बाहर होती हैं, सत्ता में कोई रहता है कोई नहीं रहता, लेकिन देश की फौज एक ऐसी हमारी जिसने हमेशा देश के तिरंगा को ऊपर रखने का काम किया। चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमारी देश की फौज, भारतवर्ष की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और चाहे वो करगिल का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के शीश को झुकाने का हमने काम किया हो, चाहे उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, सरकार में कौन सी पार्टी रहती है उसके से ऊपर ये फौज थी। ये राजनीतिक बातों से ऊपर हमारी देश की फौज हमेशा रही है और देश को हमेशा अपनी फौज पे गौरव रहा है। और देश तो फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत से निकलता है, स्टेडियम में खेत में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देशभक्ति का भाव जिसके दिल में कूट कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी। तो देश के हमारे जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि ये एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। ना किसी राजनीतिक दल ने मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया? और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे। पहला दुष्परिणाम, जैसा कि हमने आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस आ जाएगा, तो कहां जाएगा? जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वो आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा, और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, नो रैंक नो पेंशन, बिना पेंशन के वापस आ गया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम, अभी शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली में के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इनने कर दिया। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर, ग्रेचुइटी नहीं, मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी बच्चे माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा पूर्णतः नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। लमसम तनख्वाह का मतलब यह है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल फौज की मांग कहां से आई, हमारा मानना है ये हमारी मांग है, सरकार जवाब दे। उसके बाद एक और इसमें एक पहलू, देश की फौज को, जो सशक्त हमारी फौज थी, उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। अगर भर्ती की रफ्तार को इसी रेट से आगे बढ़ाया जाएगा तो 14 लाख की हमारी फौज घटकर 8 लाख की फौज हो जाएगी 10 वर्ष के अंदर।
तो देश की फौज पे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो भर्ती किए जा रहे हैं नौजवान, उनका क्या मनोबल रहेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अग्निवीर, वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गए। तो फौज का क्या मनोबल रहेगा, उसका दूरगामी प्रभाव देश की फौज पे, देश की सीमा सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर हमारे को चिंता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस, अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होकर अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आजादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती है जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश का सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है, तो स्थिति है। तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भेद किया जा रहा है अग्निवीरों में और जो पक्की भर्ती किए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फौज की जो कमी आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये जो बात हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि फौज पे राजनीति कर कर आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। फौज को अगर कोई फैसला आपका फौज को कमजोर करने का काम करता है, तो आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने की अपनी बात नहीं कह सकते। और इसीलिए हमारी मांग है, अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए, और इन 1.5 लाख जो भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक जय जवान अभियान कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, आने वाले समय में और सुनाई देगी। और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे, और यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा देश में, तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे, और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। आपने सुना कि कैसे जवान और किसान दोनों के साथ जो शोषण दोनों का हो रहा है, इन्हीं किसानों के परिवारों के बच्चे हमारी फौज में जवान बनते हैं, और दोनों की जो स्थिति है आपको जंतर मंतर पे भी दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है, दिल्ली की सीमाओं पर दिख रही है। इसी कड़ी में युवा न्याय के लिए जो कदम राहुल जी ने उठाया, खड़गे साहब ने उठाया, वो अभी हमने आपके साथ साझा किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।